Pikachu, 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 Pikachu. हेलो गाइस, आज क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 वीडियो टॉपिक है आज का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारा फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। ये फर्दर डिवाइडेड से होता है 3 पार्ट्स में। एक होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा है हमारा ग्रोथ। चलिए अब पहला हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको डिटेल में हमने बताया कि पहला ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला तो ये है हमारा सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा है हमारा ग्रोथ। अब सर्वाइवल का मतलब होता है इट मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। मतलब कि हमारा जो फर्म है उसको सर्वाइव कराना ज़रूरी होता है। पहले तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हमारा जो फर्म है उसको सर्वाइव कराना चाहिए और जितनी भी कॉस्ट लगी है वो हमारी रिकवर होनी चाहिए। जैसे कि इनफ मनी टू कवर द कॉस्ट, जितनी मेरी लागत है, जितना मैंने फर्म में लगाया है वो मेरा रिकवर होना चाहिए। टू रिकवर द कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन। ये दोनों पॉइंट्स मैंने अभी बताया। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड पार्ट हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। मतलब कि हमें उतना कमाना है कि जितना हमारा प्रॉफिट भी हो जाए और हमारा फर्म क्या है ग्रो भी करे। और तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं रिकवर द कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन प्लस गेनिंग प्रॉफिट आल्सो, जिसकी वजह से हमारा क्या फर्म हमारा सर्वाइव भी करे और प्रॉफिट भी कमाए। तो हमारा पहला स्टेज हमारा सर्वाइवल होगा, दूसरा हमारा होगा प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम आते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ की डेफिनेशन सीधे से ये है कि इट इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि हमारा फर्म जो है क्या ग्रोथ कर रहा है। अब ग्रोथ का मतलब जैसे कि हमारा कैसे ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हमारी बढ़ गई, नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन हमारे बढ़ गए, इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमने क्या कर दिया और हायर कर लिया। और इसका मतलब अब सिंपल लैंग्वेज में भी ये भी कह सकते हैं कि रिकवर द कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन प्लस गेनिंग प्रॉफिट प्लस आल्सो ग्रोथ इन अ फर्म। मतलब कि अब यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 स्टेज है। पहला तो सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा हमारा है ग्रोथ। अब सर्वाइवल में हमने कहा था कि जितना कॉस्ट लगी है उसको रिकवर कर लेंगे तो वो हमारा सर्वाइवल में आ जाएगा। अब अगर प्रॉफिट भी होता है तो वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और सर्वाइवल दोनों में आ जाएगा। अब हमारे फर्म को ग्रोथ कराना है तो वो प्रोसेस हमारा ये ग्रोथ में आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब होता है इट रिलेटेड टू सोसाइटी। हमारे इकोनॉमिक सोसाइटी में हमारे जो सोसाइटी है वो उसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें कैसे कैसे पॉइंट्स हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा आता है प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। पहला तो ये होता है कि कस्टमर को जो है एट जो प्राइस, जैसे कि अगर 5 रुपये की चिप्स है तो 5 रुपये में ही उसको देनी चाहिए, जितने की लागत है उतने ही लेना चाहिए। उसमें ज़्यादा लेंगे तो वो उसको अच्छी क्वालिटी पे और रीजनेबल प्राइस पे ही प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब हमें दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि अगर हम फर्म लगाते हैं तो उसमें से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव का फाइनेंशियल सपोर्ट टू आवर कम्युनिटी। तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए अपनी कम्युनिटी को, जो हमारे सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस में आते हैं, पुअर्स पीपल्स में आते हैं, उनको हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा ये 4th पॉइंट है
इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन करते समय जितने भी वर्कर्स हैं उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन में अच्छे से होगा और यूनिटी भी बनी रहेगी। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स का, कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्कूल एंड टू एम्प्लॉयर्स। अब हमने क्या बना दिया कि हमने स्कूल्स बना दिए, तो उसमें जो है टीचर्स क्या हो गए, उनको एम्प्लॉयज़ कर दिया। ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है। अब स्कूल बनाने से हमारा जो है दो काम होगा, तो एक तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट टीचर्स हैं वो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉय हो जाएंगे, और दूसरा हमारा जो कम्युनिटी भी है वो भी प्रोग्रेस करेगी और डेवलप करेगी। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज। पहले तो हमें जो है सबको सैलरी जो है जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही सैलरी मिलेगी, इसलिए जिसकी वजह से कंपटीशन वर्कर्स में हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कंपटीशन जहाँ एग्जिस्ट करता है कंपटीशन, वहाँ पे प्रोडक्शन और भी अच्छे से होने लगता है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय लाइक रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। और हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव में था हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हमें सबकी सेफ्टी और सोशल नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। और रिकॉग्निशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सबको एक दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट और सबको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी रहता है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हायर लेवल नीड्स लाइक इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ सर्वाइवल। अब हमें पर्सनल ग्रोथ सर्वाइवल के लिए हमें कुछ मॉनिटरिंग पॉलिसी को लाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो एम्प्लॉयर्स है उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है वो सर्वाइव कर सकें। हम जैसे जितनी अच्छी पॉलिसी रहेगी, जितना उनको हेल्प करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, वैसे वैसे हमारा जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारा बढ़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस एज अ आर्ट। तो अब ये हमारा जो है मैनेजमेंट जो है कैसा साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, तो इसको आप देखने के लिए हमारे तीन पार्ट हो गए। एक तो हो गया मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब इसको क्या सही है, इन तीनों में से क्या सही है क्या गलत है, ये हम आपको बताते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसमें, क्या सही है क्या गलत है। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस देखते हैं पहले। मैनेजमेंट एज अ साइंस में पहला पॉइंट हमारा आता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स। जनरल फैक्ट्स जो होते हैं साइंस में, अगर मैं साइंस के हिसाब से देखता हूँ तो साइंस हमारा कहता है कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, और किसके बेस पे होना चाहिए, फैक्ट्स, ट्रूथ्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर। अब ये साइंस में ये भी कहा जाता है, दूसरा प्रिंसिपल ये भी है कि ये यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है, कि मतलब कि ये हर जगह रहता है। अब जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर, इन दोनों को हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बनता है। तो ये हमारे इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, और ऑल ग्लोबली हमारा मतलब कि यही प्रिंसिपल रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम ये तो एज अ साइंस के हिसाब से ये तीनों पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट हमारा साइंस के हिसाब से, लेकिन अब मैनेजमेंट के हिसाब से हमारा सिर्फ जो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स, ये होता है। और प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होता, क्योंकि एज अ ह्यूमन में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, जिसकी वजह से जैसा ह्यूमन चेंज होता है वैसे वैसे एक्सपेरिमेंटेशन भी चेंज होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही क्रॉस है और ये टिक है। तो इसी वजह से मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं है, ये इन एग्जैक्ट साइंस है। ये अगर साइंस के हिसाब से देखें तो अगर हर जगह यही रहेगा, बिकॉज साइंस बेस्ड ऑन ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, बट इन मैनेजमेंट इट ऑलवेज बी टू बी चेंज्ड। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं कह सकते, लेकिन इन एग्जैक्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस प्रोफेशन कह सकते हैं। अब हम आते हैं हमारा जो अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट क्यों है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, हाँ, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड स्किल। अब इसके एग्जांपल में हम सिंगर के हिसाब से देखते हैं। अब अगर किसी के आर्ट है, किसी के पास
अपना टैलेंट है, कला है, तो सिंगर है, तो उसको अगर उसका भी जो थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, जैसे सारे गामा पा, तो ये जो है उसका एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज भी रहेगी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। अब उस कैसी क्रिएटिविटी है, कैसी प्रैक्टिस उसने की है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड स्किल्स। अब वो अपनी स्किल्स को, अपनी एप्लीकेशंस को कैसे अप्लाई करता है, यही चीज़ उसकी आर्ट है। और ये मैनेजमेंट और आर्ट के हिसाब से ये तीनों रूल सेम है, तो इसलिए ये एग्जैक्टली मैनेजमेंट में भी आता है और आर्ट के हिसाब से भी ये भी सही है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ये ज़रूरी होता है। और एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि कोई डिग्री होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब सर्विस मोटिव, अब इसमें से जो ये रेड क्रॉस 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 क्रॉस, अब ऐसा मैनेजमेंट एज अ, ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन के पॉइंट्स हैं। अब ये मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट में सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग ही सही है, और ये सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट मैनेजमेंट में नहीं कर पाते। और रेसिस्टेंट एंट्री, अभी इसको बताता हूँ। रेसिस्टेंट एंट्री का मतलब होता है कि अब जैसे डॉक्टर है तो उसको डिग्रियाँ लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अब ऐसा होने लगा है। चलिए गाइज, अब जो हमने अभी नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, अब उसको एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया जाए, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। पहला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास है, जैसे एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, दैट इज वाई इज कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ ह्यूमन इज ऑलवेज। देखिए, ह्यूमन जो है हमेशा अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उसका एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस और ये चेंज होता रहता है। जैसे उसका मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है समय के हिसाब से, इसीलिए ये मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस की भाषा में तो साइंस जो बेस अभी हमने प्रिंसिपल्स बताए थे वो सही है, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से ये इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाएगा। अब आता है हमारा मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अब आर्ट क्यों है, एवरी मैनेजर हैज़ अ ओन यूनिक स्टाइल्स। हमारे जितने भी मैनेजर हैं उनके पास अपने ओन यूनिक स्टाइल्स और टेक्निक्स होती है टू मैनेज थिंग्स एंड पीपल्स, एंड ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी अप्लाइंग मैनेज टेक्निक्स टू इम्प्रूव रेगुलर एप्लीकेशंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ आर्ट इसलिए है कि वो अपनी जो स्टाइल और टेक्निक्स को वो अपने तरीके से, जो जैसे अपने टैलेंट के हिसाब से जैसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे उसी को मैनेजमेंट एज अ आर्ट कह सकते हैं। अब कहना कि मतलब ये है कि जैसे मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है। जो अभी हमने प्रिंसिपल में बताया उसमें एक टिक था, बाकी क्रॉक्स था, लेकिन आर्ट में 3 प्रिंसिपल्स थे, तीनों ही मैनेजमेंट में भी आते हैं। तो सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो इट कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। इसलिए इस मैनेजमेंट को एज अ आर्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने प्रिंसिपल्स थे वो मैनेजमेंट में भी आते हैं। अब हम आते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बोल सकते हैं या नहीं। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, दस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन इन एग्जैक्ट प्रोफेशन। जैसा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन दोनों में ही वही हाल है। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट एज अ साइंस में बताया कि उसमें एक प्रिंसिपल में जो पहला पॉइंट था वो हमारा टिक है, बाकी क्रॉस है। उसी तरह प्रोफेशन में भी पहला पॉइंट हमारा टिक है, बाकी क्रॉस है, जिसकी वजह से ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है, ये इनएग्जैक्ट प्रोफेशन है। तो इसलिए आप इसको मैनेजमेंट एज अ साइंस को आप अप्रॉक्स भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज का